स्क्रीन विजिबल है सबको? जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, सॉरी फॉर दिस डिले। स्क्रीन विजिबल है? आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री का जर्नी आज के क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, 5 डेज में 2 डेज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, 2 डेज मिडिएवल हिस्ट्री को कवर करेंगे एंड 1 डे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, तो मंडे प्रोबेबली एंशियंट हिस्ट्री का ही दिन होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है और सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री मतलब प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड जहाँ पे कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं था। तो इस टाइम पीरियड पे किस तरीके से हिस्टोरियंस को वहाँ के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज के बारे में पता चला, कौन से वो इवेंट्स हैं, कौन से वो सोर्सेस हैं जिसके थ्रू आज के डेट पे हम सब उस टाइम फ्रेम के बारे में जानते हैं। क्लियर है? तो समझ आया आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री। ठीक है, चलो नाउ सबसे देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री। जैसे कि कल के लास्ट क्लास में आप सब ने बताया था कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है, तो मुझे एक आइडिया मिल चुका है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है अबाउट द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज अ पीरियड जब ह्यूमन बींग्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट राइटिंग। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जो कि राइटिंग इन्वेंट ही नहीं हुआ था उसके बिफोर। ठीक है, उसके बिफोर जो टाइम पीरियड है, बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ राइटिंग और इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जिस टाइम पीरियड पे राइटिंग इन्वेंट हुआ था उससे काफी टाइम पहले का जो टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम को हम लोग प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम फ्रेम कहते हैं। क्लियर है? समझ आया कि मीनिंग क्या है? अब जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस पीरियड के बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिला है? ठीक है, तो उस नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू वहां पे, वहां से, वहां के बारे में नॉलेज को अरेंज किया गया है, नॉलेज को आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि अभी के टाइम पे वहां से रिलेटेड कोई मतलब एकदम प्राइम एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उस एविडेंसेस के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने एक हिस्ट्री बनाया है, नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो काफी टाइम हिस्ट्री में ये बोला जाता है कि हिस्ट्री के जो अगर आप लोग क्वेश्चंस देखोगे तो काफी टाइम ना थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बताओ क्यों हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, कि क्यों हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज कहा जाता है। रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज, ये समझ आया कि रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि हिस्टोरियंस को जो भी एविडेंस मिला है उस एविडेंस के बेस पे जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनको लगा है ऐसा, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। कंस्ट्रक्ट मतलब पहला तो जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स वहां पे हुआ था, और जब एविडेंस के बेस पे हिस्टोरियंस ने वही नॉलेज को दोबारा से हिस्ट्री के पेजेस पे रिफ्रेम किया। ठीक है, तो उसी नॉलेज को हम लोग बोलने लगे रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज। इसीलिए कभी कभी हिस्टोरिकल नॉलेज को रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज भी कहा जाता है। ये क्लियर हुआ आप सबको? किसी को कोई अगर डाउट है देन लेट मी नो। ठीक है, इज दैट क्लियर कि क्यों हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज कहा जाता है? ओके, बाकी स्टूडेंट्स आप सब अपना फीडबैक देते रहिएगा और अपना जो भी डाउट है कमेंट सेक्शंस में आप लोग
बताते जाइएगा ताकि मुझे ये समझ आए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं कि वो कौन से एविडेंसेस हैं जिनको हम लोग रिसोर्सेज भी कहते हैं, जिसके ऊपर बेस करके हिस्टोरियंस ने नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है? तो वो हम लोग बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज और एविडेंसेस, जियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल और साइंटिफिक एविडेंसेस, ठीक है? और इतने जितने भी एविडेंसेस मिले हैं अभी तक, तो वो एविडेंसेस के बेसिस पे हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक फेज को कवर कर सकते हैं, ठीक है? जितने भी एविडेंसेस अभी तक मिले हैं, जितने भी रिसोर्सेस अभी तक मिले हैं, उसके बेस पे हिस्टोरियंस ने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक फेजेस को कवर किया और वहां के नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट किया और हिस्ट्री को बनाया हमारे सामने। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, कौन से टाइम फ्रेम को कहा जाता है, ठीक है? क्यों हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्टेड नॉलेज कहा जाता है? ओके। अब हम लोग बात करेंगे हमारा आज का मेन टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री, ठीक है? प्री हिस्ट्री के सोर्सेस के क्लासिफिकेशन देखेंगे या फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से वो सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हिस्टोरियंस ने नॉलेज गेन किया और हिस्ट्री को रिक्रिएट किया, ठीक है? या फिर कह सकते हो वो कौन से एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू हमें पास्ट के बारे में पता चला। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो आर्ट एंड कल्चर का ये मेन फोकस पॉइंट रहता है, ठीक है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। एक और बात, प्री हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के जो भी सोर्सेस होंगे, एंशियंट हिस्ट्री के जो भी सोर्सेस होंगे, दे आर, जस्ट अ मिनट, प्री हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के जो भी सोर्सेस होंगे, ठीक है, दे आर नॉट सिमिलर विथ सोर्सेस ऑफ मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है? प्री हिस्ट्री या फिर एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो सोर्सेस का हम लोग यूज करते हैं, हिस्टोरियन जो सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, वो सोर्सेस सेम नहीं है। मिडिएवल हिस्ट्री में जब आप लोग देखोगे तो सोर्सेस बदल जाते हैं, ठीक है? सोर्सेस, स्टोन टूल्स, रॉक पेंटिंग आर्ट्स, रॉक आर्ट्स, इन सब से बदल के लिटरेचर बन जाता है, ठीक है? कौन से लिटरेचर, कौन सा आर्किटेक्चर से क्या मिला है हमें, ठीक है, मिडिएवल हिस्ट्री में। और जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखते हो तो वहां पे भी जो सोर्सेस होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एविडेंस प्रोवाइड नहीं होगा, तो हिस्ट्री को कभी भी रिटर्न नहीं किया जाएगा, हिस्ट्री को कभी भी क्रिएट नहीं किया जाएगा। सी एक्चुअली देखो, हिस्ट्री भी ना काइंड ऑफ सिनेमा है या फिर मूवीज है। मूवीज में क्या होता है, कोई एक स्क्रिप्ट राइटर होते हैं जो राइटिंग करते हैं, ठीक है? जो एक स्टोरी राइट करता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक मूवी बन जाती है, राइट? तो ठीक वैसे ही हिस्ट्री को भी आप लोग इमेजिन करो कि कुछ लोग जिनको हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं, जिनको हम लोग रिसर्चर्स कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके बहुत कुछ रिसर्च करके एविडेंस लाते हैं। उस एविडेंसेस के ऊपर बेस करके जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एक नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश करते हैं और वही स्टोरी को वो लोग रिक्रिएट करते हैं, ठीक है? दोबारा से रीराइट कर देते हैं। मतलब जो मूवी पे हम लोग देखते हैं कि एक स्क्रिप्ट राइटर ने कुछ लिखा है, उसके ऊपर पूरी मूवीज बन गई है। यहाँ पे हिस्टोरियंस उन रिसर्चर्स के रिसर्च के ऊपर बेस करके एक स्टोरी लिखते हैं, जिसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम लोग हिस्ट्री बुक कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया ये जो भी मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, सबको क्लियर है? बिल्कुल। चलो, अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्री हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट वो सोर्सेस क्या है जिसके ऊपर बेस करके हिस्टोरियंस को एविडेंस मिला था।
तो फर्स्ट स्टोन टूल्स, ठीक है, जो स्टोन टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स कहाँ से मिले, कैसे मिले हैं, मैं आगे बताऊंगी। बस अभी इतना ध्यान में रखो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर कौन से वो सोर्सेस होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बिगिनर्स है जो हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीजें थोड़ा सा नया होगा, थोड़ा सा अलग होगा, तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स पहले अच्छे से समझ लो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर क्या क्या आएंगे, उसके बाद हम लोग और डिटेल्स में इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में स्टोन टूल्स आएगा, मतलब जब आर्कियोलॉजिकली कहीं जगह से, किसी जगह से स्टोन टूल्स को एस्केवेट किया गया, तो उस टूल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला, उस टूल को देख के हिस्टोरियंस ने क्या समझा, कहाँ से किसको क्या कनेक्ट किया, उसके ऊपर बेस करके उन लोगों ने हिस्ट्री रिक्रिएट किया। रॉक पेंटिंग से हमें बहुत कुछ समझ आया। डिफरेंट डिफरेंट के केव्स में जाके हिस्टोरियंस ने देखा कि वहां पे उनको रॉक पेंटिंग मिला है, डिफरेंट डिफरेंट रॉक आर्ट उनको मिला है। तो उन्होंने इस रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बताया कि उस जगह पे जिन लोगों ने रॉक पेंटिंग किया था, रॉक आर्ट किया था, तो वो कौन सी टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे और क्यों वहां पे रहते थे, सब कुछ का आंसर दिया। फिर ह्यूमन फॉसिल्स जब मिला अंडर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो वहां से भी हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिले, ठीक है। एनिमल बोन्स से भी हमें बहुत कुछ मिला, जिसको फॉनल रिमेन्स भी बोला जाता है, ठीक है। प्लांट रिमेन्स से भी बहुत कुछ मिला, ठीक है, जिसको बोटेनिकल एविडेंसेस भी बोला जाता है कि उस टाइम पे कौन से एग्रीकल्चर होता था, कौन से सीड्स के उगाए जाते थे, लोग ज्यादातर क्रॉप्स में क्या खाते थे, कौन से प्लांट्स ज्यादा मात्रा में होता था, ठीक है, क्यों होता था, क्या आज के डेट पे वही प्लांट, वही वेजिटेशन कवर हमें देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली हर एक सेगमेंट से मिलने लगा। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर पॉटरी आता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉटरीज भी हिस्टोरियंस को मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिसके ऊपर बेस करके वो पॉटरी कौन से टाइम पीरियड के लोगों ने बनाया था, क्यों बनाया था, उसका इस्तेमाल क्या करते थे, इन सब के बारे में सबने बताया। देन ब्यूरियल्स से भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। उसके बाद ऑर्नामेंट्स, हैबिटेशन साइट्स, ये सब कुछ रिसोर्सेस हैं, ये सारे रिसोर्स का ही पार्ट है, और ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर आता है। और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर क्यों आता है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगी। अभी तक क्लियर हुआ कि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर कौन से एविडेंसेस आते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर कौन से वो पार्ट्स आते हैं, क्लियर है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अलावा एंशियंट हिस्ट्री में दूसरे और कौन से रिसोर्सेस होते हैं या सोर्सेस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियो बोटानिकल रिसर्च। पैलियो बोटानिकल रिसर्च, ये टर्म थोड़ा सा हेवी है, बट जब आप लोग इसका मीनिंग देखोगे बहुत इजी होगा। पैलियोजूलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, पैलियोजूलॉजिकल रिसर्च भी प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस के अंदर ही आते हैं। पैलियोजूलॉजिकल रिसर्च से जो भी एविडेंस हमें मिला है वो प्री हिस्टोरिक फेज को ही डिनोट करते हैं, वहां के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिनोट करते हैं। देन एथनोग्राफिक सोर्सेज, डिफरेंट एरियाज में एथनोग्राफिक स्टडी करके हिस्टोरियंस को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले हैं। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे एथनोग्राफिक सोर्सेज क्या है, कहाँ से हिस्टोरियंस को क्या क्या मिला है। तो यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट पे आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसके अंदर स्टोन टूल्स, रॉक पेंटिंग, ह्यूमन फॉसिल्स, ये सब आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नंबर 2 सोर्सेज, पैलियो बोटानिकल रिसर्च, नंबर 3 पैलियो जूलॉजिकल रिसर्च, नंबर 4 एथनोग्राफिक सोर्सेज। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे जितने भी सोर्सेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही रिलेटेड होगा। आप लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि पैलियो बोटानिकल रिसर्च या फिर स्टोन टूल से आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चल जाएगा या फिर आपको 19th सेंचुरी के बारे में पता चलेगा, नहीं। यहाँ पे जितने भी सोर्सेस हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एंशियंट पीरियड के बारे में ही पता चलेगा। क्लियर है? हाँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। मैं सीरियली सब कुछ डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो, नाउ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसे कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री, ठीक है।
ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट से काफी बार assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये काफी बार आ चुका है, स्पेशली यूपी पीसीएस के एकदम 2014-15 इयर्स, मतलब 2014 या 2015 के आसपास पे अगर आप लोग देखोगे तो आप मतलब पीवाई क्यूज अगर सॉल्व करोगे तो वहां पे पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि बताओ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस क्या ये इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो जहां जहां पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ उन सारी जगह को अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि वो सारी जगह इंपॉर्टेंट है। नाउ, बाय डिगिंग इनटू लेयर्स ऑफ अर्थ, archaeologists uncover artifacts and remains that shed light on the ancient human activities। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब पता चला कि एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू यहाँ पे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जमीन के नीचे ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे माइंस माइंस में क्या होता है कि अर्थ को अर्थ के अंदर जाया जाता है, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को खोदा जाता है, एक्सकेवेट करके अर्थ के अंदर जाके माइंस को बाहर लाया जाता है, राइट। माइंस में यही होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के केसेस में भी सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पे माइंस को नहीं लाया जाता, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और रेमनेंट्स और रिमेन्स को कलेक्ट किया जाता है, जहां पे हिस्टोरियंस को लगता है कि शायद इस जगह पे हमें कुछ मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से शायद यहाँ पे मानो कि फॉर एन एग्जाम्पल है, ये एक जगह है, ठीक है, एक हिस्टोरियंस को लगा कि इस जगह पे बहुत पुराने टाइम पे लोग रहते थे, लोगों का सेटलमेंट एरिया था, तो चलो इस जगह को हम लोग खोदते हैं, इस जगह को हम लोग डिग करते हैं और वहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू हम लोग इस जगह से डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, रेमनैंट्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, यहाँ से सारी चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे एक्सप्लोरेशंस नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, हिस्टोरियंस को लगता है कि वहां से शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे कुछ मिलता नहीं है, और कभी कभी बहुत इजीली मिल जाता है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो ये वाला जो एरिया है, जहाँ पे जिसको हम लोग आईबीसी का एरिया भी बोलते हैं या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ पे डेवलप हुआ था, इस जगह पे बहुत इजीली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू हिस्टोरियंस को काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे, ठीक है, काफी सारी चीजें मिली थी, ठीक है। तो यहाँ से एक जगह को खोदा तो वहां से काफी सारी चीजें मिली, करते 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 पूरे रीजियन से ही हिस्टोरियंस को काफी सारी चीजें, काफी सारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिले, हिस्टोरिकल रेमनेंट्स मिले, और इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बिकेम एन इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसे कहते हैं, किस तरीके से हिस्टोरियंस जाते हैं वहां से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोन टूल्स के बारे में, ठीक है। जैसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू सबसे पहले इंसान के हाथ में आया था स्टोन टूल्स, ठीक है। स्टोन टूल्स वही टूल्स है जो प्रिमिटिव पीपल यूज करते थे, प्रिमिटिव मैन यूज करते थे, पत्थरों से बना वो टूल्स जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था, ठीक है। और यहाँ से हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन पता चलता है, तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर स्टोन टूल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज भी थोड़ा सा देख सकते हो कि एक्सकेवेशंस के थ्रू किस टाइप के स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, कुछ इस टाइप की चीजें आप लोग देख सकते हो। अब देखो जितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्टोन टूल्स मिले हैं, उन स्टोन टूल से हिस्टोरियंस को समझ में आया है कि उस टाइम पीरियड पे टेक्नोलॉजी का लेवल क्या होता था, ठीक है। स्टोन टूल्स के थ्रू हिस्टोरियंस ने समझा कि लोग उस टाइम पे हंटिंग करते थे और हंटिंग का मेथड क्या था, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में भी लोगों को पता चल गया, और कल्चरल डेवलपमेंट कैसा था कैसा नहीं था ये भी पता चला। देखो यहाँ पे जितने टूल्स आपको दिख रहे हैं ये काफी बड़ी मात्रा में है, मतलब इसका जो साइज है काफी ज्यादा लार्ज है। तो इससे क्या समझ में आता है कि उस टाइम पे प्रिमिटिव मैन जिस
एनिमल का भी शिकार करते थे, उनका साइज भी बड़ा हुआ करता था, राइट? क्योंकि अगर छोटे एनिमल को हंटिंग करना होगा, छोटे एनिमल का अगर शिकार करना होगा, तो उनका टूल्स भी तो स्मॉल साइज का ही होगा ना। लेकिन इस टूल साइज को देख के हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे लोग जो भी एनिमल्स का हंटिंग करते थे, उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता था। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में भी पता चला कि ह्यूमन पहले से ही कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। ठीक है, किस टाइप के लोग, मतलब जो प्रिमिटिव पीपल थे आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा प्रिमिटिव थे, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग वो सबसे एडवांस स्पीसीज हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम पे हमें ये भी पता चला कि कल्चरल डेवलपमेंट कैसा था, मतलब लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी ये जहाँ पे ये जो भी टूल्स हमें देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट साइट है कल्चरल डेवलपमेंट का। ठीक है, ये सारी चीजें कल्चरल ट्रेड्स है। क्लियर? उस टाइम पे हमें जो भी टूल्स मिले हैं, उस टूल से हमें ये पता चला कि उस टाइम पे स्टोन टूल्स बनाने के लिए क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट, बेसल्ट, इन सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालाँकि मैं रॉक आर्ट्स जब आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करूँगी तो और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँगी, बट यहाँ पे मैं जितना बता रही हूँ बस आप लोग उतना ध्यान में रखो, ठीक है? तो उस टाइम पे स्टोन टूल्स जो कि देखो यहाँ पे ये कौन से मटेरियल है, यहाँ पे हम लोग उस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, जो मटेरियल आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू डिस्कवर किए गए थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू हमें ये पता चला है कि जो भी स्टोन टूल्स उस टाइम पे प्रिमिटिव टाइम पीरियड पे प्रिमिटिव पीपल यूज करते थे, वो उसका मटेरियल क्वार्टजाइट होता था, चार्ट, फ्लिंट, बेसल से बनता था। क्लियर है कि क्योंकि बहुत सारे मटेरियल से टूल्स बनते थे, हमें पर्टिकुलर यही क्यों क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जिस पत्थर से बने, जिस मटेरियल से बने टूल्स का एक्सकेवेशन किया गया है, एक्सप्लोरेशन हुआ है, हमें बस उसी मटेरियल को डिस्कस करना है। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे ये मटेरियल क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? गुड। चलो, अब उस टाइम पे जो भी कौन से टाइप्स के टूल्स, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे हैंड एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, चलो, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, स्क्रैपर्स, ब्लेड्स, माइक्रोलिथ्स, ये कुछ टाइप के स्टोन टूल्स हैं जो प्रिमिटिव पीपल यूज करते थे, और इसको डिस्कवर किया गया था थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। क्लियर है? ओके, नाउ इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स देखते हैं, जिस जिस साइट से आर्कियोलॉजिकली डिफरेंट स्टोन टूल को डिस्कवर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना पड़ेगा। तमिलनाडु में पाए जाने वाले अत्तिरंपक्कम, अत्तिरंपक्कम, ये जो साउथ इंडिया से जो भी प्लेसेस के बारे में मैं नाम बताऊंगी, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ इंडियन के जो नाम होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम्स में पूछे बहुत ज्यादा जाते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ज्यादातर इग्नोर किया जाने वाला वो जगह है, जो कि स्टूडेंट ज्यादातर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहते हैं, जो हमारे एग्जामिनर्स हैं वो चाहते हैं कि स्टूडेंट सारे जगह का नाम अच्छे से याद करके जाए। तो इसीलिए जो भी साइट्स का नाम आप लोगों को दिखेगा स्क्रीन पे, सारी चीजें अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका, जो कि बहुत ही फेमस एक साइट है। ठीक है, जो आगे जाके आप लोग और भी ज्यादा देखोगे भीमबेटका के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देन हंसी वैली, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। सोन वैली पाकिस्तान में है। ठीक है, ज्यादातर साइट्स के ऊपर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट है, इस ये यूनिट मेंस ओरिएंटेड नहीं है। इस यूनिट से ज्यादातर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? नाउ अभी हम लोग बात करेंगे, हमारा जो दूसरा पॉइंट है या फिर दूसरे सोर्स है अंडर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसका नाम है रॉक पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट। ठीक है, नाउ
रॉक पेंटिंग्स और रॉक आर्ट से हमें क्या समझ में आया? इससे समझ में आया लोगों का सोशल एंड कल्चरल लाइफ क्या था, ठीक है? हिस्टोरियंस ने बताया कि देखो यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे, लोग कम्युनिटी में रहते थे, एक साथ इकट्ठे रहते थे, ठीक है? अंधेरा हो जब हो जाता था, तब लोग केव्स में आ जाते थे, फिर दिन के उजाले के साथ-साथ वो लोग बाहर हंटिंग गैदरिंग पे चले जाते थे। तो इस उस लोगों का जो सोशल स्ट्रक्चर में एक कम्युनलिज्म देखने को मिला था या फिर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, हमें वो सारी चीज़ें समझ में आया। लोगों का कल्चरल लाइफ थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा था। इसका मतलब ह्यूमन ब्रेन का जो कल्चरल पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स में हिस्टोरियन को किस टाइप के पेंटिंग्स मिले हैं, ज़्यादातर पेंटिंग्स मिले हैं जो डिपिक्ट करते हैं हंटिंग सीन्स को, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे जितने भी नेटिव पीपल होते थे, जितने भी प्रिमिटिव पीपल होते थे, सब हंटिंग करते थे। तो इसीलिए ज़्यादातर प्री हिस्टोरिक पीरियड पे केव्स में, रॉक पेंटिंग्स में जितने भी पेंटिंग्स मिले हैं, ज़्यादातर वो डिपिक्ट करते हैं हंटिंग सीन्स को, ठीक है? इसके अलावा लोग डांसिंग भी करते थे, तो डांसिंग का भी सीन हमें मिला है। रिचुअल्स डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स करते थे। एनिमल्स जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स थे, जो उनका पेट एनिमल्स हुआ करते थे, उनके बारे में भी लोग क्या करते थे, देखो यहाँ पे इस इमेज में देखो काफ़ी सारे आपको वो मिलेंगे, काफ़ी सारे आपको एनिमल्स मिलेंगे। जैसे ये थोड़ा-सा एक इमेज है, यहाँ पे देखो ये है। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे एनिमल्स का भी पेंटिंग बनाया करते थे। देन डेली एक्टिविटीज़ लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से खाना खा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, तो इन सब के बारे में भी पेंटिंग मिला है। तो सोचो उस टाइम पे पुराने टाइम पीरियड पे भी लोगों का जो लाइफ था आज के लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता था। हो सकता है कि हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आधुनिकता आ गई है, मॉडर्निज़्म आ गया है, बट हम लोग खाते हैं, सोते हैं, डांस करते हैं, रिचुअल्स को फ़ॉलो करते हैं, एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं, डेली एक्टिविटीज़ हम सब करते हैं। मतलब आज के डेट पे जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, वो उतने मतलब 15-20 हज़ार उतने टाइम पीछे भी लोग सेम चीज़ें करते थे। ये कुछ समझ आया आप लोगों को कि रॉक पेंटिंग से किस तरीके से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि यस उस टाइम पे भी जो ह्यूमन बीइंग्स होते थे, जितने भी नेटिव पीपल होते थे, उनका सोशल और कल्चरल लाइफ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर है आज के टाइम के साथ। क्योंकि उस टाइम पे भी लोग एक साथ रहते थे, आज के टाइम पे भी लोग एक साथ ही रहते हैं, सोशल रहते हैं, राइट? आज के डेट पे भी लोग डांस करते हैं। हो सकता है डांसिंग का फॉर्म बदल गया है, गानों का फॉर्म बदल गया है, रिचुअल्स का फॉर्म बदल गया है, लेकिन रिचुअल ये एक्टिविटी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, आज के डेट पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें इस पेंटिंग के थ्रू पता चलता है। क्लियर है? नाउ अब ये जितने भी रॉक पेंटिंग्स हमें मिले हैं, ये इससे हमें क्या पता चला है इन सारे रॉक पेंटिंग्स हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड रिलीजियस बिलीव्स कि किस तरीके से लोगों ने रिलीजियस बिलीफ को डेवलप किया, ठीक है? आर्टिस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है कि पहले जब आप लोग आर्ट एंड कल्चर देखोगे, तब आप लोगों को ये आर्टिस्टिक डेवलपमेंट समझ आएगा। मतलब कि पहले लोग ना बहुत बड़े-बड़े पिक्चर बनाते थे, ठीक है? उसके बाद लोगों का ब्रेन जैसे-जैसे छोटा होता गया, लोगों का जो पेंटिंग करने का साइज होता था वो भी छोटा-छोटा होता गया, ठीक है? और थोड़ा-सा मॉडिफाई भी होता गया, ठीक है? तो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट और आर्टिस्टिक इवोल्यूशन भी हमें समझ में आता है रॉक पेंटिंग्स के थ्रू। उसके बाद लोग कम्युनिटी में रहते थे, किस तरीके से इकट्ठे रहते थे, तो कम्युनिटी लाइफ के बारे में भी हमें काफ़ी अच्छे से पता चला, हमें नॉलेज मिला इस रॉक पेंटिंग्स के थ्रू। क्लियर है? नाउ इम्पोर्टेंट साइट्स विमबेट का रॉक शेल्टर्स जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है? नाउ बात करेंगे ह्यूमन फॉसिल्स। देखो जब कोई जगह को आर्कियोलॉजिकली एक्सकेवेट किया जाता है, ठीक है? जब किसी जगह की मिट्टी को, अर्थ के लेयर्स को खोद के वहां से कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जाता है, तो वहां पे स्टोन टूल्स मिल सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें मिल सकती है। ठीक वैसे ही उस जगह से ह्यूमन फॉसिल्स भी मिलते हैं, ठीक है? ह्यूमन के फॉसिलाइज्ड बोन्स मिलते हैं, स्कल्स मिलते हैं, टीथ मिले हैं, ठीक है? और इस सब से
हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता चला, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला है, ठीक है? जो भी स्कल मिला है, जो भी फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बोन्स मिले हैं, उनसे हमें ये समझ आया कि उस टाइम पीरियड पे लोगों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता था, लोगों की बॉडी पार्ट्स कैसे होते थे, हेल्थ कंडीशन किस तरीके से हुआ करता था, क्या उस टाइम पे लोगों को बीमारियां होती थी, क्या उस टाइम पे लोगों की जो मतलब कितने दिन तक लोग जिंदा रहते थे, लोगों की लाइफ टाइम पीरियड कैसा होता था, ठीक है? लोगों का डाइट क्या था, माइग्रेशन पैटर्न क्या था, लोग किस तरीके से चलते थे, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलता है। ह्यूमन फॉसिल से ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाता है। आज के डेट पे अगर आप लोग बोन्स का मतलब कोई भी ह्यूमन बोन्स को अगर लेते हो, उसको अगर रिसर्च करने लगते हो, ठीक है, टेस्ट करते हो, तो वहां से सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि कुछ मतलब उस इंसान का, जिस इंसान का भी वो बोन होगा, उस बोन्स को जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा, तो उस टेस्ट से आज के डेट पे भी हमें पता चल जाएगा कि उस इंसान की हाइट क्या थी, ठीक है, बोन डेंसिटी क्या थी, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा था, डाइट कैसा था, ठीक है, वो इंसान चलता था या सेडेंटरी वर्क करता था, सब कुछ हमें बोन्स के टेस्ट से पता चल जाता है, ठीक है? तो ठीक वैसे ही ह्यूमन फॉसिल्स जो भी मिले हैं हिस्टोरियंस को, उन लोगों ने फॉसिलाइज्ड बोन्स, स्कल्स एंड टीथ को लैब में जाके टेस्ट किया, और उसी टेस्टिंग रिपोर्ट से उन लोगों ने ह्यूमन इवोल्यूशन का पता किया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता किया, हेल्थ कंडीशन, डाइट, माइग्रेशन पैटर्न, ये सारा सब कुछ पता किया ऑफ प्रिमिटिव पीपल, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सारनाथ को भी अभी रिसेंटली, हाँ, कल ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आर्ट एंड कल्चर में यूनेस्को का सारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिटेल्स में करवाऊँगी, डोंट वरी, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग आप लोगों का कोई भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? चलो, तो ह्यूमन फॉसिल्स समझ आया कि किस तरीके से ह्यूमन फॉसिल्स का इस्तेमाल करके हिस्टोरियंस ने एविडेंस के बारे में देखा, ठीक है? यहाँ पे देखो कुछ इमेज हैं, जो फॉसिलाइज्ड बोन्स हैं, स्कल है, ठीक है? ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हिस्टोरियंस को मिले थे, एकदम फ्रेश नहीं मिले थे, काफी साल पुराना था, तो इसको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लैब में जाके टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फिर लोगों को समझ आया, ठीक है? तो हिस्टोरियंस को कुछ इस तरीके से स्कल मिले, बोन्स मिले, ठीक है? चलो, उसके बाद अगर आप लोगों को पता होगा कि जो ह्यूमन टीथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बोन्स और एक टीथ। जब भी कोई पोस्टमार्टम किया जाता है तो सबसे पहले बोन्स और टीथ को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बोन्स और टीथ से ही ना सब कुछ पता चल जाता है कि मतलब उस इंसान को क्या हुआ था, किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? उसका हेल्थ कंडीशन क्या था, वो क्या खाता था, क्या नहीं खाता था। अगर किसी की हेल्थ खराब है तो उसकी टीथ को देख के भी डॉक्टर्स काफी ज्यादा गेस कर लेते हैं कि उसकी हेल्थ कैसा हो सकता है, राइट? अगर किसी को मानो आर्थराइटिस है, या फिर मानो कुछ बोन इश्यूज है, या फिर मेजर कोई इंजरी हुआ है, तो उसकी टीथ की कंडीशंस को देख के काफी हद तक गेस किया जा सकता है। आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत बायोलॉजी जानते हो, तो फिर आप लोग भी मतलब काफी हद तक गेस कर पाओगे किसी इंसान का टीथ को देख के। टीथ जितना शाइनिंग होगा, उसका मतलब बोन्स की कंडीशन काफी अच्छी है। टीथ का कलर जितना डल रहेगा, मतलब अंदर बोन्स में कैल्शियम नहीं है, राइट? टीथ अगर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, या फिर टीथ की जो स्ट्रेंथ है कमज़ोर हो गई है, मतलब पक्का उस इंसान को आर्थराइटिस की इश्यू हो सकती है। तो टीथ कंडीशन देख के आप लोग खुद भी मेजर कर सकते हो अपने हेल्थ हेल्थ के बारे में, राइट? चलो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल बोन्स को, जिसको हम लोग फॉनल रिमेन्स भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन के बोन से भी काफी हद तक बहुत कुछ पता चला है, ठीक वैसे ही एनिमल बोन्स को देख के भी हिस्टोरियंस ने काफी हद तक बहुत कुछ सजेस्ट किया था। सबसे फूड हैबिट्स, ठीक है, हंटिंग प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिकेशन, क्लाइमेट कंडीशन, जितने भी देखो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल बोन्स को देख के क्या-क्या हमें इंडिकेशन मिला है, ठीक है? काफ़ी टाइम ये मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं, राइट? कि एनिमल बोन्स के ऊपर, या फिर एनिमल बोन्स को देख के हिस्टोरियंस ने क्या मतलब इंडिकेट किया, या फिर एनिमल बोन्स क्या इंडिकेट करता है हिस्टोरियंस को, ठीक है? इससे हमें क्या पता चलता है? तो एनिमल बोन्स को देख के
फूड हैबिट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है? वो एनिमल कोई भी एनिमल क्या खाता है। अब देखो वो डोमेस्टिक एनिमल था या फिर वाइल्ड एनिमल है, हमें ये पता चल जाता है। डोमेस्टिक एनिमल में वो क्या खाता है मतलब उस खाने से हमें ये पता चल सकता है कि उस टाइम पे उसके आस-पास पे जितने भी सेटलमेंट एरिया हुआ करते थे इंसानों का, वहाँ पे वो खाना पक्का मिलता होगा, ठीक है? तो इससे इंसान की फूड हैबिट के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद किस तरीके से उस एनिमल को मारा गया है, शिकार किया गया है, हंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलेगा कि ह्यूमन बीइंग ने हंटिंग किया है। तो हंटिंग का प्रैक्टिसेस वो किस तरीके से करते थे इसका पता चलेगा। किस तरीके से एनिमल को डोमेस्टिकेशन के अंदर रखा जाता है या फिर किस तरीके से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, ठीक है? कौन से एनिमल उस टाइम पे पेट एनिमल्स थे या फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, हमें ये पता चलेगा। उस टाइम पीरियड का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हुआ करता था, ठीक है? आज से कितना ज़्यादा खराब था या अच्छा था, तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल बोन से पता चलता है। क्लियर? नाउ कट मार्क्स ऑन बोन्स इंडिकेट बचरिंग बुचरिंग आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हो मैं तो कभी कभी बचरिंग भी बोलती हूँ ठीक है तो बोन्स पे जितने भी कट मार्क्स मिले हैं वो बुचरिंग या फिर बचरिंग का बूचर खाना मतलब एनिमल्स को मार के जो खाते हैं ना बूचर खाना बोलते हैं तो उस बूचरिंग का भी वो इंडिकेशंस देते हैं क्लियर है ये टर्म का मतलब पता है ना आप लोगों को गुड तो ये देखो कुछ एनिमल बोन्स यहाँ पे मिले हैं ये इमेजेस से आप लोग काफी हद तक गेस कर सकते हो ठीक है जो एनिमल बोन्स होते हैं इसकी साइज काफी ज्यादा लंबी होती है बड़े होते हैं आकार में फ्रॉम ह्यूमन बोन्स ठीक है नाउ प्लांट रिमेन्स से क्या पता चलता है जो भी प्लांट रिमेन्स या फिर बोटेनिकल एविडेंसेस हिस्टोरियंस को मिले हैं वहां से सबसे पहले कुछ चीजें मिल मतलब कुछ चीजों का इंडिकेशन हमें मिलता है चार्ड ग्रेन्स ठीक है कौन से ग्रेन चार्ड ग्रेन्स हुआ करते थे कौन से सीड्स का इस्तेमाल किया जाता था पोलेन क्या हुआ करता था कौन से वुड रिमेन्स का इस्तेमाल होता था वुड का इस्तेमाल किस तरीके से प्रिमिटिव पीपल करते थे ठीक है इससे हमें क्या क्या पता चलता है जैसे सीड्स पोलेन वुड रिमेन से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या एग्रीकल्चर हुआ करता था अगर सीड्स मिले हैं तो कौन से वो सीड्स मिले हैं सीड्स मिले हैं मतलब पक्का उस सीड्स को लगाया जाता था ठीक है एग्रीकल्चर होता होगा एग्रीकल्चर क्या क्या कौन से क्रॉप्स एग्रीकल्चर के अंदर लगाया जाता था ठीक है कब लगाया जाता था कब उसको उगाया जाता था वेजिटेशन कवर कैसा हुआ करता था क्या उस टाइम पे अच्छा वेजिटेशन कवर होता था कहाँ कहाँ पे वेजिटेशन कवर हमें देखने को मिलता था क्लाइमेट क्या होता था लोगों का डाइट क्या होता था तो ये सारी चीजें हमें प्लांट रिमेन से पता चल जाता है ये क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छा चार्ड ग्रेन्स के बारे में पता है एनीवन किसी को पता है चार्ड ग्रेन्स इसको आप लोग नहीं बर्न्स नहीं चार्ड ग्रेन्स का मतलब होता है ये वो ग्रेन्स होते हैं जो सीरियल्स होते हैं ठीक है या फिर वो क्रॉप्स जिनको एज अ फूड लगाया जाता है ठीक है सीरियल्स जो भी सीरियल्स आप लोग खाते हो ठीक है उसका सीड्स या फिर फूड क्रॉप्स उस मतलब जो भी हम लोग क्रॉप्स खाते हैं आज के डेट पे एज अ फूड उसके जो ग्रेन्स होंगे उसको चार्ड ग्रेन्स बोला जाता है क्लियर नाउ ये पॉइंट क्लियर हुआ प्लांट रिमेन्स
अभी हम लोग बात करेंगे पॉटरी के बारे में। पॉटरी के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्रिमिटिव पीपल बहुत ज़्यादा पॉटरी बनाते थे, राइट? ये हम लोगों ने आईबीसी में भी देखा था। स्कूल में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, स्कूल में देखा होगा, राइट? पॉटरी तो ये जब आर्कियोलॉजिकली एक्सकेवेट किया गया था, तो उन साइट से काफ़ी ज़्यादा पॉटरीज़ मिले हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पॉटरीज़ को कलेक्ट किया गया था, ठीक है? ज़्यादातर नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक पीरियड से बिलॉन्ग करता हुआ पॉटरीज़ जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको मिला था, ठीक है? तो ये जो पॉटरीज़ मिले थे, ये क्या इंडिकेट करते थे? सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ मतलब हाँ, बिल्कुल ज़्यादातर रेड, ग्रे, ब्लैक पॉटरी का जो नंबर था वो ज़्यादा था, मैक्सिमम नंबर में था, यस बिल्कुल। तो सीडेंटरी लाइफ मतलब पहले लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग जो भी लोग करते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करते थे, माइग्रेट करते थे, लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। बट जैसे ही पॉटरी मेकिंग का टाइम आ गया, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पीरियड आ गया, पॉटरी बनाने के लिए आपको एक जगह पे बैठ के बनाना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए ये इंडिकेट करता है सीडेंटरी लाइफ का मतलब इस टाइम पीरियड पे आते-आते लोग बहुत ज़्यादा मतलब सेटलमेंट को फोकस करने लगे, लोग स्टेबल हो गए थे, लोग बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते थे, एक जगह पे ही रहते थे और उसी जगह के आस-पास पे ही वो लोग अपना काम करते थे, ठीक है? फूड कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। पहले लोग एक मतलब एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल फॉर एन एग्जांपल बता रही हूँ कि एक जगह से बहुत दूर में लोग जाते थे, फिर वहाँ से फूड कलेक्ट करते थे। कभी-कभी जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे वापस भी नहीं आते थे। लेकिन बाद में टाइम जैसे-जैसे बदलता गया ठीक वैसे ही लोगों ने भी अपना जो मूवमेंट करने का जो तरीका था, इसको भी काफ़ी हद तक बदल दिया। लोगों का फैमिली डेवलप होने लगा, राइट? लोग सेटल लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में रहने लगे, ठीक है? टाइम मतलब कम्युनिटी डेवलप करने लगे, सोशल बॉन्डिंग डेवलप होने लगा, ठीक वैसे-वैसे ही लोग बाहर पे माइग्रेट करना बंद कर देते थे, ठीक है? और उनका सेडेंटरी लाइफ शुरू हो जाता था, ठीक है? और जो भी पॉटरीज़ हमें मिले हैं, ज़्यादातर पॉटरीज़ में फूड को स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है? तो इसीलिए जो भी पॉटरीज़ होते थे, इसको फूड स्टोरेज के हिसाब से भी मतलब फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे भी हिस्टोरियंस को पता चल जाता था कि इस स्टोरेज में कौन-सा फूड ग्रेन को स्टोर करके रखा जा सकता था, ठीक है? तो इससे उस टाइम पे जितने भी फूड हैबिट हुआ करता था लोगों का, इसके बारे में उनको पता चल जाता था। कुकिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से होते थे, किस तरीके से नहीं, ये हिस्टोरियंस को पता लग जाता था कि जो भी पॉटरी का इस्तेमाल होता था, क्या वो ड्राई फूड रखने के लिए होता था या फिर वहाँ पे बर्न करके कोई फूड को रखा जाता था, पानी रखा जाता था, किस तरीके से रखा जाता जो फूड होता था, वो किस तरीके से होता था, क्या उसको कुक किया जाता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कुकिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से होता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरियंस को समझ में आने लगा था पॉटरीज़ के थ्रू। उसके बाद ट्रेड भी समझ में आने लगा कि काफ़ी टाइम जब आप लोग आईबीसी को देखोगे तब आप लोग देखोगे कि बहुत सारे एक्सकवेशंस में बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स मिले हैं, ऐसे फूड्स मिले हैं जो कि इंडियन साइड पे कभी उगता भी नहीं था, जिसको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करके लाया जाता था। तो इसलिए पॉटरीज़ के थ्रू हमें ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में भी पता चल सकता है, ठीक है? और हिस्टोरियंस ने बताया भी है कि किस तरीके से प्रिमिटिव पीपल ट्रेड करते थे थ्रू बार्टर सिस्टम। क्लियर है? अब जैसे बहुत सारे पॉटरीज एक्सकेवेशंस के थ्रू मिले हैं, जैसे हैंडमेड पॉटरी, व्हील मेड पॉटरी, पेंटेड पॉटरी, ठीक है? जहाँ तक क्लियर हुआ पॉटरी से रिलेटेड ये टॉपिक क्लियर हुआ आप सबको? थोड़ा-सा जल्दी बताओ। चलो, ये सब है कुछ पॉटरीज जो छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है? नाउ देखो ब्यूरियल्स एक्सकेवेशंस के थ्रू लोगों ने ब्यूरियल्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ कि उस टाइम पे प्रिमिटिव पीपल ब्यूरियल प्रैक्टिसेस भी करते थे, ठीक है? हमें क्या समझ में आता है ब्यूरियल्स को देख के हमें उस टाइम पीरियड के लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स को हम लोग समझ पाते हैं कि उस टाइम पे लोगों का रिलीजियस बिलीफ्स क्या हुआ करता था। फ्यूनरल कस्टम्स कैसे हुआ करता था, किस तरीके से हुआ एग्ज़ैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है लेकिन एक 99% गेस वर्क को लगाते हुए हिस्टोरियंस बताते हैं कि किस तरीके से फ्यूनरल कस्टम्स को मैनेज किया जाता था, क्या-क्या फ्यूनरल कस्टम्स होते थे, ठीक है? सोशल स्टेटस
क्या हुआ करता था लोगों को, जो लोग ब्यूरियल प्रैक्टिस करते थे, क्या उनका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था या फिर कोई भी लोग आके ब्यूरियल प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारी ब्यूरियल प्रैक्टिसेज़ से पता चला है हिस्टोरियंस को कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस वाले लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरियल प्रैक्टिसेज़ करते थे। जो मानो किंग लेवल का है, जिसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ है, खाना है, ठीक है? जिसके पास पावर ज़्यादा है, उनका ब्यूरियल थोड़ा-सा अलग होता था और जो थोड़ा-सा गरीब होते थे, उनका उनका ब्यूरियल सिस्टम अलग होता था। उसके बाद उस टाइम पे ब्यूरियल सिस्टम को देख के हिस्टोरियंस का मानना ये था कि उस टाइम के लोग आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, ठीक है? लोगों का बिलीव था कि आफ्टर लाइफ भी कुछ होता है। इनफैक्ट ये तो आज हमारे देश में भी लोग काफ़ी हद तक तो मानते भी हैं, आज को भी। 2026 में भी मानते थे, उतने टाइम पुराना भी चीज़ें मानते थे। तो क्या ही हम लोगों में डेवलपमेंट हुआ है, राइट? क्योंकि बिलीफ सिस्टम तो आज भी उतना ही पुराना है ना? चलिए, अब जितने भी ग्रेव्स मिले हैं, हाँ, बहुत सारी ग्रेव्स में गुड कंडीशंस में ह्यूमन बीइंग्स के साथ ह्यूमन डेड बॉडीज के साथ पॉटरीज मिले हैं, काफी सारे टूल्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो ये माना जाता है कि जो भी ग्रेवयार्ड्स होते हैं या फिर ब्यूरियल्स में जो प्रिमिटिव पीपल होते थे, वो लोग क्या करते थे, जिस इंसान का डेड बॉडी वो लोग ब्यूरियल में रखते थे, उनके साथ उनका यूज किया हुआ कुकिंग यूटेंसिल्स, पॉटरीज, उनका टूल्स, जो भी वेपन टूल्स वो इंसान इस्तेमाल करता था, वो सारी चीजें उसके साथ वो लोग दफना देते थे। उसके बाद जो भी ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे, ठीक है? जिसकी भी डेथ हो जाती थी, वो ऑर्नामेंट्स, टूल्स, पॉटरी ये सब कुछ उस इंसान के साथ उनको दफनाया जाता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आगे जाके भी आर्ट एंड कल्चर के क्लास में भी हम लोग देखेंगे और डिटेल्स में, ठीक है? डिटेल्स मतलब और कौन से ब्यूरियल्स मिले हैं साउथ इंडिया पे, कुछ फेमस ब्यूरियल्स मिले हैं, ठीक है? कौन से साइट से क्या मिले हैं, ये सब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है कि कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या डिनोट करता है, कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू हमें क्या समझ में आता है, ठीक है? तो ये कुछ इमेजेस हैं, राइट नाउ। ऑर्नामेंट्स, ठीक है? ऑर्नामेंट्स भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है उनको मिला है, ठीक है? ज्यादातर ऑर्नामेंट्स बोन से बने होते थे, शीशेल से बने होते थे, स्टोन से बने होते थे, आइवरी से बने होते थे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इमेज है, इससे आप लोग पता कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि उस टाइम पीरियड पे लोग किस टाइप के ऑर्नामेंट्स कैरी करते थे, ठीक है? पर्सनल डेकोरेशंस भी होता था उस टाइम पे, ठीक है? लोग पर्सनली भी डेकोरेट करते थे। कुछ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी किया जाता था, ट्रेड कॉन्टेक्ट्स भी मिले हैं। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमें ऑर्नामेंट्स में मिले हैं, जो कि मानो एक जगह पे नहीं पाए जाते हैं। उनको ट्रेड करके लाके उनको ऑर्नामेंट बना के पहनाया जाता था, ठीक है? तो ये कुछ शेप है, जो कि प्रिमिटिव पीपल यूज़ करते थे एज़ अ ऑर्नामेंट्स, ये भी है, ठीक है? चलो, तो आज के क्लास में इस पार्ट 1 में हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और कल के क्लास में हम लोग मतलब नेक्स्ट जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग रिमेनिंग 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आज का क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो अभी हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, और किसी को कोई अगर डाउट है तो जल्दी से पूछिए, अदरवाइज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और 10-15 मिनट बाद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए फिर। थैंक यू सो मच। वैष्णवी, एमसीक्यू हम लोग ये 3 जब कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग करेंगे, ठीक है? ओके, ओके। चलो फिर आज का क्लास हम लोग अभी का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच।